बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्म होंगे, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का हमारा जो है वो लेसन नंबर है 5 और इसके अंदर दो मेन चीज़ें आज जो है वो हम कवर करने लगे हैं। नंबर 1 पे तो हम कवर करने लगे हैं पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार, तकसीम, मवेशी पालना और माहीगिरी। और नंबर 2 पे हम करने लगे हैं संतों की अहमियत, इनका महल वकूअ, घरेलू, छोटी और भारी संतें। पेन या पेंसिल अपने पास लाजमी रखनी है जी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो इम्पोर्टेंट है। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बिल्कुल नहीं घबराना, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, बुक पे रहना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पेज नंबर 68 फटाफट से खोल लें। सबसे पहले हम पढ़ने लगे पाकिस्तान की फसलें। पाकिस्तान की अहम फसलें कौन सी हैं? जो कह रहा है गंदम, गन्ना, चावल, कपास, मकई हमारी अहम फसलें हैं जिन पर पाकिस्तान की मईशत, बरामदात और ज़र मुबादला का बड़ा इन्हिसार है। पहले बात हो चुकी है कि मईशत तब बढ़ती है जब मुल्क की जो पैदावारी चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं, और पैदावारी चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी अहमियत जो है वो हमारी ज़राअत को होती है और फिर हमारी सनत को होती है। तो कहता है ये अहम फसलें हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त मईशत से है। तो गंदम को पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी अहम ग़िज़ाई फसल है जो मुल्क के चारों सूबों में काश्त की जाती है। पाकिस्तान में गंदम की सालाना पैदावार करीबन 25 मिलियन टन है। सबसे ज़्यादा गंदम बिलतरतीब सूबा पंजाब और सूबा सिंध में काश्त की जाती है। सूबा पंजाब में मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, विहाड़ी, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर, डेरा गाजी खां। सूबा सिंध में सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, पेशावर, बन्नू, चार सद्दा और मर्दान। जबकि सूबा बलोचिस्तान में नसीराबाद, खुशदार, लोरालाई, कलात वगैरह पाकिस्तान में गंदम पैदा करने वाले अहम इलाके हैं। हर सूबे के इलाके बताएं, खुद समझ जाएं। किसी भी सूबे से आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंध में कौन से इलाके गंदम पैदा करते हैं, बलोचिस्तान में कौन से इलाके गंदम पैदा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चावल है जी आगे, राइस सब शौक से खाते हैं ना। चावल पाकिस्तान की दूसरी अहम ग़िज़ाई फसल है जो ग़िज़ाई ज़रूरियात के अलावा ज़र मुबादला कमाने का अहम ज़रिया है। 2019-20 में चावल का ज़ेर काश रकबा 3 मिलियन हेक्टर था। MCQ आ सकता है, नोट कर लें, भूल नहीं जाना इसको। जिससे 74 लाख टन से ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही थी, जबकि फ़ी हेक्टर पैदावार 2450 किलोग्राम से कम रही, जो दुनिया की बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक से भी कम है, पीछे हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चावल सूबा पंजाब के अजला गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, लाहौर, अकवाड़ा में काश्त किया जाता है। सूबा सिंध में सखर, लाड़काना, गुद्दू, कोटरी, बिराज के नहरी इलाके में चावल की काश्त के लिए मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, पेशावर और कुरम एजेंसी के अलावा सूबा बलोचिस्तान में नसीराबाद के इलाके में चावल की काश्त की जाती है। कपास पे आ जाए जी। 2019-20 में पाकिस्तान में कपास का ज़ेर काश रकबा 25,27,000 हेक्टर था। नोट कर लेना है, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन। जिससे पैदावार का तखमीना 92 लाख गांठें रखा गया, ये लगाया गया। पाकिस्तान में कपास की काश्त सूबा पंजाब और सिंध के नहरी आपाशी इलाकों में होती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में इसकी काश्त बहुत थोड़े रकबे पे होती है, इतना रकबा सूटेबल नहीं है कपास के लिए। सूबा पंजाब में वस्ती और जनूबी पंजाब का इलाका कपास के लिए बड़ा मशहूर है। साउथ पंजाब, भावलपुर, हिमियार खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, ये सारे। जबकि सिंध के अजला हैदराबाद, बदीन, सखर, ठट्ठा, नवाबशाह, नशोर फरोज, घोटकी, थरपारकर कपास की पैदावार में अहम किरदार अदा करते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और डेरा इस्माइल खान, जबकि बलोचिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद, कलाट डिवीजन के नहरी इलाकों में कपास की काश्त की जाती है। हमारी फी हेक्टर पैदावार लगभग 700 किलोग्राम है, जबकि चीन और भारत की बिलतरतीब 1700 और 1200 किलोग्राम है, जिसमें इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान कपास और इससे बनी हुई मसनूआत की बरामद से हर साल अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमाता है। गन्ना आ गया जी, शुगर कैन। इससे सफ़ेद चीनी, गुड़ और शक्कर तैयार की जाती है। पाकिस्तान में हर साल औसतन 1 मिलियन हेक्टर रकबे पर गन्ना काश्त किया जाता है। औसतन मजमूई मुल्की पैदावार में 71 मिलियन टन और फी हेक्टर औसतन पैदावार 61,000
61 यानी 61,000 किलोग्राम है, जो दुनिया के बेशतर तरक्की पजीर मुकाबले में काफ़ी कम है, अभी भी कम है। सूबा पंजाब और सिंध के नहरी आपाशी वाले इलाकों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, पेशावर, मर्दान और चारसद्दा में इसकी काश्त की जाती है। इस वक्त गन्ने की मजमूई पैदावार तलब मुकाबला में कम है, जिससे हमें चीनी दरामद करनी पड़ती है। सही हो गया। मकई पे आ जाए जी। मकई खरीफ की अहम फसल है, सीजन है खरीफ और रबी, जिसे गजाई मकासद और जानवरों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर कोहिस्तान के दामनी इलाकों, पेशावर, मर्दान के मैदानी और पंजाब में पाकपतन, साहिवाल, बिहाड़ी, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, जंग, भावलपुर, डेरा गाजी खां, उकाड़ा के इलाकों में काश्त की जाती है। पाकिस्तान में मकई की कुल औसत सालाना पैदावार करीबन 6 मिलियन टन है। इससे कॉर्न ऑयल, कस्टर्ड पाउडर, पॉपकॉर्न और जेली वगैरह बनाई जाती है। ये फसलें थी हमारी। ठीक हो गया। अब हमारे दूसरी चीज की तरफ, मवेशी पालना, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक हमारी ज़राअत का ऐसा शोबा है जो मुल्की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये वो शोबा है जो काश्तकार, गैर काश्तकार, ज़मींदार और बेज़मीन हर एक का मुश्किल वक्त में सहारा बनता है। बिलखसूस ये शोबा देहातों में बड़ा मकबूल है और इनकी आमदनी का एक अहम जरिया है। लाइफ स्टॉक में इजाफे के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है, जिनमें अफजाइश नस्ल वाले जानवरों की दरामद, मोबाइल सर्विस, मुतलका अफराद की तरबियत, लाइफ स्टॉक डेयरी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा और इस शोबे के लिए बैंकों से कम मार्कअप पे कर्जों का हसूल वगैरह शामिल है। ठीक हो गया। आगे है जी पोल्ट्री। ये लाइफ स्टॉक का अहम इमदादी शोबा है। गुज़िश्ता चंद सालों से इसमें काफ़ी तरक्की हो रही है। इस शोबे से करीबन 15 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। ब्रायलर गोश्त की बढ़ती हुई मकबूलियत के नतीजे में मटन और बीफ की कीमतों को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। हुकूमत ने इस शोबे की तरक्की के लिए एक 4 साला प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसके तहत 33 करोड़ पे इस पे सर्फ किए जाएंगे। MCQs। हुकूमत की तरफ से पोल्ट्री के शोबे की तरक्की के लिए आसान शराइत पे कर्जा दिया जा रहा है। इस सहूलत के तहत पोल्ट्री फार्म्स, ब्रायलर, लेयर और हैचरी के रोज़मर्रा के अखराजात, मुख्तलिफ पोल्ट्री मशीनी और आलात की खरीदारी और मौजूदा फार्म की तोसी और तामीर के लिए कर्ज हासिल किया जाता है। ये हुकूमत सपोर्ट कर रही है पोल्ट्री को। उसके बाद है जी फिशरीज, माहीगिरी, मछलियों के हवाले से। समंदरों या दरियाओं के किनारों पर बसने वाले अफराद की अक्सरियत माहीगिरी के शोबे से वाबस्ता है, जबकि माही परवरी मछलियों की अफजाइश नस्ल का मसनूई तरीका है। माही मछली परवरी, उसको पालना। पाकिस्तान मछलियों की बरामद से कसीर ज़र मुबादला कमा रहा है। इसके अलावा अब किसान भी मछली फार्म बना के तजारती बुनियादों पर मछली की अफजाइश और फरोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा वो रवायती ज़राअत से हटकर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और मुल्क में गोश्त की पैदावार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी आमदनी में इजाफे और खुराक की कमी को पूरा करने में माहीगीरी का किरदार बहुत अहम है। ये मटन, बीफ और पोल्ट्री पर होने वाले दबाव को कम करती है। साल 1920 में पाकिस्तान में मछली की सालाना पैदावार का तखमीना 7 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद लगाया गया। मछली को इंसानी ग़िज़ा में बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये प्रोटीन मुहैया करने का अहम जरिया। ये तो आज हो गया हमारा एक टॉपिक, पाकिस्तान की फसलें, पैदावार, तकसीम, मवेशी पालना, माहीगिरी और ये पोल्ट्री। ठीक हो गया। किसी पे नोट आ सकता है, अहम फसलों पे नोट दिया जा सकता है, पोल्ट्री पे नोट दिया जा सकता है, मवेशी पालने पे दिया जा सकता है। मजीद एक्सरसाइज की वीडियो हम बना चुके हैं, उसको रिव्यू कर लें आपके, वहाँ कौन से क्वेश्चन अहम है और उन क्वेश्चन के हवाले से ये आंसर्स कितने अहम हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम टॉपिक पे, और वो है संतों की अहमियत, उनका महल वकू, यानी वो उनकी लोकेशन, वो कितने एरिया पे फैली हुई हैं, यानी वो कितनी अहम है। घरेलू, छोटी और भारी संतों की पैदावार। यहाँ ये सवाल बनता है कि सनत क्या होती है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है मईशत के लिए। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि किसी मुल्क की मईशत को अच्छा तब तसव्वुर करेंगे जब वो वहाँ अच्छी चीज़ें, अहम चीज़ें प्रोड्यूस करता है, या वो बहुत काम की चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अब वो काम की चीज़ें कौन सी होती हैं, उनमें कौन से फैक्टर्स हैं, या वो चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले कौन से फील्ड्स हैं। नंबर 1 थी ज़राअत, उस मुल्क की ज़राअत कितनी अच्छी है। नंबर 2 होता है उसकी सनत कितनी अच्छी है, इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। और नंबर 3 पे हम सर्विसेज लेके आते हैं कि वो उसके रहने वाले, उसके मुल्क में रहने वाले लोग कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं बाहर के ममालिक में या अपने ही मुल्क के अंदर, और बाहर के ममालिक में वैसे ज़्यादा इसको काउंट किया जाता है। तो संतों को हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्री, इसमें हर किस्म की इंडस्ट्री आती है। पेज नंबर 71।
सनती तरक्की का माशी तरक्की के साथ गहरा ताल्लुक है, अभी हमने बात की, ठीक है। देखें ये भी यही कह रहा है, क्योंकि माशी तरक्की सनती तरक्की के बगैर हरगिज मुकम्मल नहीं हो सकती। सनती तरक्की एक ऐसे माशी और समाजी अमल का नाम है जिसके जरिए ना सिर्फ हमारे फनी मयार में बेहतरी आती है, बल्कि इसका बराह रास्त असर हमारी आदात व अतवार, रहन सहन और माहौल पर भी पड़ता है। सनती तरक्की से हम दर्जा झैल फ़ायद हासिल कर सकते हैं। निशान लगा लें, शॉर्ट क्वेश्चन। मुल्क में माशी इस्तेहकाम, कौमी और फीकस आमदनी में इजाफा होता है, ज़राई शोबे में तरक्की होती है और बरामदात में इजाफा होता है, रोज़गार के मौके बढ़ जाते हैं और आवाम की म्यारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है और अदायगियों का तवाज़न बेहतर होता है, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ जाती है और फ़नी महारत को फ़रोग मिलता है। ये इसके फ़ायदे हैं सनती तरक्की के। अब आ रही है सबसे पहले हमारी घरेलू सनत, कॉटेज इंडस्ट्री, कि ये क्या होती है। तो पहले तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ रही है कि घरेलू सनत से मुराद ऐसी सनत है जो घर पे ही अफराद खाना कम सरमाया लगाकर बाहमी तावन और इश्तराक से चलाते हैं। घर के लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की, आपस में ही उनकी जो है वो लेबर डिवाइडेड है, बाप ये बना रहा है, बहन ये बना रही है, बेटी ये बना रही है, आपस में डिवाइडेड है और घर में ही सब कुछ बना रहे हैं। तो ये घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ इंसानी मेहनत का अमल दखल हो। अगर मशीन से इस्तेफादा यानी मशीन से अगर फायदा हासिल करना है तो एक महदूद पैमाने पर ही किया जाए। इस सनत के लिए दरकार खाम माल दस्तकार ना सिर्फ खुद खरीदता है बल्कि अपनी शय की मार्केटिंग भी खुद करता है। खुद जो बना रहा है वो खुद ही बेचने जा रहा है, उसको मार्केट कर रहा है, मार्केट के अंदर बता रहा है कि ये चीज़ मैंने बनाई है, इसको ऐसे लिया जा सकता है। घरों में कपड़ों की सिलाई, खेस और दरियां बनाना, मुर्गबानी, कालीन बाफी वगैरह इसकी मिसालें हैं। चांदी का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, पत्थर का काम, खिलौने बनाना, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये नीचे ब्लॉक प्रिंटिंग है जो शख्स बैठे लगा रहे हैं ना, ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है। कशीदाकारी करना छोटी सनत के जुमरे में आता है। यहाँ वो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि छोटी सनतों के एग्जाम्पल बयान करें। जदीद सनत के मौजूदा दौर में भी छोटी सनत ना सिर्फ जिंदा है बल्कि तरक्की करते हुए देहातों से निकलकर शहरों या कस्बों का रुख इख्तियार कर गई है, जहाँ कदरदान इस फन की ज्यादा कीमत लगाते हैं। बिलखसूस गैर मुल्की सयाह घरेलू दस्तकारी में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अब आ रही है छोटी सनत। छोटी अलग है, घरेलू अलग है, डिफरेंस। इससे मुराद ऐसी सनत है, पहले डेफिनेशन आ रही है, इससे मुराद ऐसी सनत है जिसके लिए कोई भारी मशीनरी दरकार ना हो। छोटी सनतों में मुर्गी खाना, डेयरी फार्मिंग, मछली पालना, पावर लूम्स, खेलों का सामान तैयार करना और आटे की मशीनें और चावल छड़ने के शेलर्स वगैरह हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब छोटी सनत के मसाइल क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीचे लिखा हुआ है कि लोगों का अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना जिसकी वजह से जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा ना कर सकना, मार्केट की तलब के मुताबिक अशिया में जिद्दत का ना होना और इनके मयार में कमी, बड़ी सनतों से मुकाबला और मंडियों तक रसाई में मुश्किलात। छोटी सनत का बंदा इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता कि वो बड़ी इंटरनेशनल मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को ले जाए, तो उसके लिए मसाइल हैं। आगे है बिजली, गैस और तवानाई के दूसरे वसाइल के हसूल में मुश्किलात। उस छोटी सनत वाले को इन सब चीजों से नबर्द आजमा रहना पड़ता है। बिजली गई, काम रुक गया, गैस की लोड शेडिंग हुई, काम रुक गया, ये उसके मसाइल हैं। आगे लिखा हुआ है बैंक से कर्ज के हसूल और बैरून मुल्क फनी सहूलतों के हसूल में दुश्वारी, उसको इन चीज़ों में भी इशू रहता है। अपनी अशिया मसनूआत की मुनासिब मार्केटिंग न कर सकना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक बंदे ने बना लिया लेकिन वो उसकी मार्केटिंग में फेलियर का शिकार है, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में इन नहीं हो रहा। तो जो चीज़ मार्केट में इन नहीं हो रही, जिस चीज़ का मार्केट में लोगों को पता नहीं, उसकी डिमांड कैसे बनेगी, और जब उसकी डिमांड नहीं बनेगी तो वो कैसे बिकेगा, और जब वो बिकेगा नहीं तो मुनाफा कहाँ से देगा, ये उसके मसाइल हैं। छोटी सनत के मसाइल हल करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन कायम है। क्वेश्चन बन सकता है छोटी सनत के मसले कैसे हल होते हैं, जिसका मकसद छोटी और घरेलू सनत के कर्जाजात दीगर मसाइल को हल करने में दरपेश रुकावटों को दूर करना है। जरूरत इस अमर की है कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए छोटी सनतों की हौसला अफजाई की जाए और इनके मयार को बुलंद किया जाए। और सबसे आखिर में आ रही है हमारी बड़े पैमाने की सनतें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाम से जाहिर है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में, बड़े पैमाने की पैदावारी सनतों में टेक्सटाइल, अद्वियात, सीमेंट, सिगरेट, एयर कंडीशन, बसें, कारें, पेट्रोलियम और इससे मुतलका अशिया पैदा करने वाली सनतें,
ऑटोमोबाइल केमियाई खादें तैयार करने की सनतें, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बनाने की सनत, टीवी, चीनी और कुकिंग ऑयल वगैरह बनाने की सनतें शामिल हैं। ये बड़ी सनतें हैं। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी सनत है और हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टेक्सटाइल का शोबा मैन्युफैक्चरिंग अशिया तैयार करना के हिस्से का 46% फराहम करने के अलावा 38% अफरादी कुव्वत को रोजगार फराहम करता है। यानी इतना बड़ा ये सेक्टर है इंडस्ट्री का टेक्सटाइल। हुकूमत को बड़ी सनत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि इसमें ज़राअत के बरक्स कम उतार चढ़ाव आते हैं। माजी में बिजली और गैस की किल्लत और कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से सनतों को मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन इस वक्त बिजली की फराहमी में बेहतरी की वजह से सनतों की बहाली का अमल शुरू हो चुका है, जो बतदरीज अपनी पूरी सलाहियत पे चलने लग गई है। कहता अब ठीक हो गया मामला। इस अमल से बेरोजगारी में कमी और मुल्की माशी तरक्की में इजाफा होगा। उसके बाद आ रहा है दिफाई सनत की तरक्की मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। दिफाई सनत की तरक्की से माशी सरगर्मियों में तेजी आती है और हजारों अफराद को रोजगार के मौके मिलते हैं। दिफाई साजो सामान की दरामद में कमी से ज़र मुबादला की बचत होती है और मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा होता है, जो ज़खायर है हमारे, जिससे अंदरूनी मुल्क करेंसी की शरह मुबादला में बेहतरी आती है। पाकिस्तान की दिफाई सनत बड़ी पुरानी और अहम है। ये मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक असला, गोला बारूद और दीगर सामान तैयार करती है। इसमें हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला, पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाहकेंट और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला वगैरह शामिल हैं। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्रीज है उसमें कौन सी जगहें काबिल जिक्र हैं या कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। अहम क्वेश्चन था, माइंड में रखिएगा इसको। और जब आपको कहा जाता है पेंसिल अपने पास रखें, पेन अपने पास रखें, तो अपने पास रखें। आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मेरे तो बोर्ड के पेपर हो गए हैं, आपके होने हैं। तो अपने पास पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह लिखा करें और जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, जो चीज़ बताया जाए उसको नोट कर लिया करें। फायदा क्या होता है कि जब बोर्ड के पेपर्स या आपके स्कूल के स्केड्यूल्स वगैरह, सीरीज टेस्ट या सेंडअप्स वगैरह जब भी होते हैं, जब आप बुक को रिवाइज कर रहे होते हैं, टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे होते हैं, तो वो जो अंडरलाइन चीज़ें होती है वो माइंड में रह जाती हैं और हो सकता है वही आपसे आपका जो है टीचर पूछ ले। और आप बिल्कुल कमेंट्स दिया करें और अपने क्वेश्चंस पूछा करें। वीडियो को अगर देखते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो उसके बारे में भी क्वेश्चन किया करें, ठीक है। और कहीं गलती हो जाए, कहीं कोई चीज़ समझ ना आ सके आपको या मुझे ना समझ आ सके और मैं गलत बता दूं, तो मैं इंसान हूं, ये बात जहन में रखें। मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इग्नोर करें। लेकिन मेरे बहुत अच्छे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फ़ौरन बता देते हैं कि सर ये कुछ आपने गलत कह दिया या गलत बता दिया है, या ये जवाब ऐसे कैसे है या वैसे क्यों नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं आप। इससे ये साबित होता है कि आप मेरा लेसन पढ़ते हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले दिन से बता रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में आती रहती है। कोई बंदा अगर ये कह दे कि मैं मुकम्मल तौर पे अब परफेक्ट हो गया हूँ और इम्प्रूवमेंट का चांसेस नहीं है, तो समझ लें वो अपने डिज़ास्टर का शिकार हो गया। तो मैं ऐसा क्लेम कभी भी नहीं करता। इम्प्रूवमेंट हर वक्त आनी चाहिए, हर वक्त उसके दरवाजे खुले रहने चाहिए। आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ इम्प्रूव करवाया, इसका क्रेडिट आपको जाता है। तो कहीं कोई गलती हो जाए मुझसे तो आप बता देते हैं और बता दिया करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं उनका वो कमेंट ही डिलीट कर दूँ। जहाँ रहें खुश रहें, अपने लोगों में आसानियाँ तकसीम करें। पढ़ाई के अलावा भी बहुत बड़ी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के कुछ मकासद हैं, उन पर गौर किया करें। पढ़ाई तो एक छोटा सा फेज़ है इसका। मेरे हक़ में दुआ किया करें, अपने पेरेंट्स के हक़ में दुआ किया करें, अपने टीचर्स के हक़ में दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। जहाँ रहें खुश रहें, लोगों में आसानियाँ तकसीम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।